गुड इवनिंग एवरीवन। जय माता दी। आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, जहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट सेशन के अंदर हमारे फरमान दूसरे घर तक हो पाए थे। तो आज वहीं से हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एक बात और मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कि गुरुदेव आपको बताते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, आप उसी टाइम पे अपना हैंड रेज करके उन क्वेश्चन को वहीं पे आप गुरुजी से पूछें। क्योंकि बेसिकली सेशंस के अंदर जब गुरुजी आपको कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे आप जब आप गुरुजी के साथ डिस्कशन करोगे, तो एक टॉपिक के अंदर टॉपिक निकलता है और एक योग जिसके पीछे का लॉजिक आपको पहली बार में नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर पुश करोगे और 1-2 डिस्कशंस उसके ऊपर होंगी, तब जाकर आपको उसका लॉजिक समझ आएगा, उसका कारण समझ आएगा कि लाल किताब के अंदर इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो क्यों यूज़ की गई है और उस लैंग्वेज का असल में मतलब क्या है। क्योंकि आप में से जो भी ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट पहले से रखते होंगे, जहाँ पे जिन्होंने फिर किताबें पढ़ी होंगी, वो लोग मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि लाल किताब को अगर आप पहली बार में पढ़ते हो और फिर जब आपको तीसरी चौथी बार में पढ़ते हो, तो आपके पहली बार पढ़ने के जो आप अर्थ समझते हो, वो तीसरी और चौथी बार पढ़ने पे जो आपको अर्थ समझ आते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसीलिए लाल किताब के लिए कहा जाता है कि लाल किताब अपने वेद नहीं खोलती। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार पढ़ के उनको लगता है कि उनको समझ आ गया और फिर जब वो कुंडली देखने बैठते हैं, तो कइयों के तुक्के लगते हैं और कइयों के नहीं लगते। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, एक ही लॉजिक के ऊपर, एक ही योग के ऊपर बार-बार क्वेश्चन उठाओगे, उस चीज़ के लॉजिक को समझने की कोशिश करोगे, तो लाल किताब अपने पूरे वेद आपके सामने खोल के रख देती है। तो उस वहाँ तक पहुँचने की मेहनत आपको करनी है। और अभी जो मौका आपको मिला है साथ-साथ गुरुजी से सीखने का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी का समय कितना कीमती है उनके लिए भी और हम सबके लिए भी। तो मैं सिर्फ मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस समय का सदुपयोग करें, इसको बिल्कुल भी खराब ना करें और गुरुजी से हम जितना सीख सकते हैं, हम उतना ज़्यादा सीखें। तो भी अगर किसी के कोई भी पुराने क्वेश्चन है, तो वो लिख के मुझे चैट में भेज सकता है और मैं जब गुरुदेव यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके मैं उनके आगे रख पाऊँगा। जी, तो गुरुदेव हमारे साथ जॉइन कर चुके हैं, तो अभी हम सभी गुरुजी का स्वागत करते हैं। जय माता गुरु जी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे, सबको स्वास्थ्य बख्शे मेरा प्रभु, और सबको खुशहाली दे प्रभु। मनप्रीत, पहले वो चार्ट लगा दो जो 12 खानों का है, और आप सब लोग इसका अपने अपने मोबाइल में फोटो ले लीजिए। ये बहुत काम आएगा भविष्य में आपके। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो व्यू का बटन आ रहा है राइट साइड के पे, अगर वहाँ पे जाकर आप सिंगल व्यू का जो कि एक स्क्वायर छपा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करते हो, तो आपकी जो साइड वाली विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी और पूरी स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी और आप आराम से उसकी फोटो ले पाएंगे। जिसपे लिखा आता है साइड बाय साइड स्पीकर। तो अभी तक हमने जितनी क्लास ली हैं, इन सब क्लासों के अंदर हमने छोटी छोटी बातों के अंदर 7 फरमान हमने कवर किए थे। 8वां फरमान हमारा अब स्टार्ट है। सुख दे जगदीश जी, दाता सुखी रखे। और ये 8वें फरमान के अंदर आपको 1 से 12 तक घर मिलेंगे। एक घर हम कर चुके हैं, दूसरे का थोड़ा सा किया था, लेकिन अब ये मन बन गया है कि आपको ये पूरे घरों की पूरी व्याख्या मैं आपको अपनी जुबानी बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भले ही इसमें जितनी मर्जी क्लास लग जाए। उसका कारण ये है कि ये भाषा ऐसी है, ये हर किसी की समझ में नहीं आती। तो बहुत सारे राइटरों ने बहुत सारी लाल किताब लिखी हैं जो किसी काम की नहीं है और मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से बिक रही है। तो कहीं पर भी खास तौर पे घरों का खुलासा तो किया ही नहीं गया। और जब तक हम घरों के असूल नहीं समझ लेंगे, घरों की प्रक्रिया नहीं समझ लेंगे, उसके कॉम्बिनेशन नहीं समझ लेंगे, तब तक किसी भी ग्रह की प्रेडिक्शन हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए ये घरों को समझना बहुत 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 जरूरी है।
ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर मैं पूरी तवज्जो दे रहा हूं। ठीक है, तो हमने दूसरे घर की बात में आपको कहा था, घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है, खाली पड़ा घर 10 जब टेवे सोया हुआ कहलाता है, कि यानी कि दूसरे घर में कोई ग्रह हो और 10वें में कोई ना हो, तो दूसरे घर के ग्रह सो रहे होते हैं। बुनियादी समुद्र ग्रह न होते पहाड़ ऊंचा धोखा हो, 4 असर ग्रह दूजे बैठे जेर असर गुरु बृहस्पति साई दो हो, हवा बारिश जो 9 से चलती टक्कर दूजे पर खाती हो, 8 पड़ा घर जब तक खाली असर भला ही देती हो। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 9वें घर से बादल उठते हैं। भाग्य स्थान यानी कि हमारे माता पिता का घर, जिसमें हमारे दादा दादी भी साथ रहते हैं, चाचा ताऊ भी साथ रहते हैं, तो वो 9वां घर होता है। ठीक है, तो वहां से बादल उठते हैं, यानी कि बच्चे की परवरिश कैसी हुई है, उसको सपोर्ट करने वाले कितने लोग होंगे। तो भाग्य के बादल यानी कि उसको समझाने बुझाने वाले और सबसे पहले टीचर यानी कि घर के संस्कार क्या मिले हैं। 9वें घर के बादल उठने का ये मतलब होता है, और ये मतलब आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। 10वें घर से पानी भरते हैं। 10वें घर से पानी भरने का मतलब कि पिता कितना काबिल है, क्या वो भी कहीं अपने भाई बहन माता पिता के आशीर्वाद पे जिंदा तो नहीं, या स्वयं कुछ करने वाला। और अगर पिता भी स्वयं कुछ करने वाला हो और बहुत ज्यादा जान पहचान रखने वाला और दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस रखने वाला इंसान हो, तो वहां से पानी भरा जाता है, यानी कि बच्चे के लिए कमाई के रास्तों को आसान बना देने वाला। तो 9वें घर से बादल उठे, 10वें घर से पानी भरा, दूसरे घर के पहाड़ से जाकर के ये बादल टकराए, दूसरे घर के पहाड़ से टकराने का मतलब यानी कि इंसान ने अपनी बोलचाल के जरिए अपने लिए अच्छी मीठी बोली लगाकर, दिमाग लगा करके किसी के सामने कोई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रखी या काम करके दिखाया और अपनी बोली का कायल किया, तो इसे बोलते हैं दूसरे घर के पहाड़ से टकराना। और चौथे घर पे वर्षा होती है और फसल पैदा होती है। चौथे घर पे वर्षा होकर फसल पैदा होना मतलब जितने भी बहुत ही प्रभावशाली नेता हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे और कोई भी हो, या इनसे भी पहले बहुत सारे, मेरा राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। चौथे घर के अंदर जिसके भी ग्रह हो, बेटा वो स्पीच बहुत अच्छी दे सकता है। लेकिन दूसरे घर के जो ग्रह अगर स्पोर्टियर हो या दूसरा घर खाली हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर बहुत बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है नरेंद्र मोदी जी की तरह। नहीं तो स्पीच तो इंसान दे देगा, लेकिन उसकी स्पीच का असर किसी पे पॉजिटिव पड़ेगा, किसी पे नेगेटिव पड़ेगा। समझ गए? और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत लोग नहीं करते। तो चौथे घर से मन से वो प्रभाव उठता है कि कमाई क्या होगी, और वही कमाई चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ हो तब साबित होती है। ठीक है, तो ये है 2-10 9-10 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। ये मिलता है बहुत रेयर कुंडलियों में मिलता है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा कुंडलियों में नहीं मिलता है, लेकिन जहां मिल जाए वहां पर ये बहुत ही खास काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें यह भी देखा गया है कि 9 और 10 के अंदर ग्रह हो और चौथे घर में भी ग्रह हो, लेकिन दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो, तो इस कुंडली को ठीक करना सबसे आसान होता है। और वो आसान ये होता है कि उनसे जो दो
9, 10 और 4 में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उसका मित्र ग्रह की जो भी वस्तुएं हो, वो अगर ले जाकर के हर रोज इंसान मंदिर में देना शुरू करे तो दूसरा घर आबाद हो जाता है। नहीं तो दूसरे घर के अंदर, वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो अगर 43 दिन आदमी 200 ग्राम चावल देके ही वो घर जगा ले तो बहुत ही उत्तम असर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको क्लियर हुआ होगा 9, 10, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खास चीज है कि कोई बहुत ही खराब ग्रह अगर 8वें घर में बैठा हुआ है, जो दूसरे घर और 10वें घर के अंदर बैठे हुए ग्रहों का दुश्मन भी हो, तो ये कुंडली खराब हो जाती है। इसीलिए ये अहम पॉइंट को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत काम करेगा। अगर ये एक चीज चूक गई तो आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। कि अगर 10वें घर और दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन ग्रह कोई 8वें घर में बैठा है, या इनका कोई मित्र ग्रह भी बहुत खराब हो करके, ये खराब और अच्छे कैसे होते हैं ये आगे हम पढ़ लेंगे, ये मैं समझाऊंगा। तो बहुत खराब होकर के 8वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में ये जो एक बहुत ही शानदार योग हमने बोला है, उसके अंदर अपने आप खराबी पैदा हो जाएगी। ठीक है, फिर पसंद का खाना सड़ा हुआ मिलेगा, बस इतना ही कहा जा सकता है कि पसंद का खाना सड़ा हुआ मिलेगा। तो ये हो गया। इससे आगे आप पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि ये पिछली क्लास तक भी हमने ये कर ली थी। शुरू उम्र में असर दूजे का घर 6वें पर पड़ता हो। कहते हैं जो उम्र की शुरुआत है, उम्र की शुरुआत ये मानी जाती है शनि राहु केतु के अधीन। पहले 6 साल शनि, फिर 6 साल राहु, और फिर 3 साल केतु, यानी कि कुल मिला के 15 साल। ठीक है, 6 साल शनि, 6 साल राहु और 3 साल केतु, ये 15 साल की उम्र तक शुरुआती उम्र। शुरू उम्र में असर दूजे का घर 6वें पर पड़ता हो। इसमें बैठे हुए जो भी ग्रह हों, वो ग्रह मामा और मामा की बहन यानी कि अपनी मां, इसके ऊपर असर डालते हैं। और छठा घर क्योंकि बीमारी कारक भी होता है, तो इसीलिए बीमारी भी। जो बुद्धि का बहुत तेज करंट निकलता है, जो इंसान को कामयाब या फेल करता है, वो भी करंट छठे घर से ही देखा जाता है। तो दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह इसके ऊपर पहले 15 साल की उम्र तक इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, इन चीजों का खास ख्याल रखना है। जाति असर हो नेक जो अपना समय बुढ़ापे पर बढ़ता हो। कहने का मतलब ये है कि दूसरे घर के अंदर अगर कोई नेक ग्रह बैठे हुए हों और अच्छे बैठे हुए हों, तो उस आदमी को इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उसका बुढ़ापा कैसा जाएगा। उसकी 35 साल की उम्र या 45 साल की उम्र तक तकलीफें रह सकती हैं, लेकिन 45 साल की उम्र के बाद जब 52 साल की उम्र की तरफ बढ़ेगा और 52 क्रॉस करेगा, उसको दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा दुख कभी भी नहीं मिलेंगे, और आराम से सुखी गृहस्थी और रुपए पैसे की कोई कमी उसके जीवन में ज्यादा नहीं होगी, अगर दूसरे घर के अंदर कोई अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो जाति असर हो नेक जो अपना समय बुढ़ापे पर बढ़ता हो। बुनियाद मंदिर घर चौथा गिनते 8 छठे से मिलता हो। अब ये है तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि आप लोग नए हो तो इसलिए समझानी बहुत टफ है। तो ये आगे हम करेंगे, लेकिन इसकी छोटी सी बात है कि बुनियाद मंदिर घर चौथा, तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि दूसरे घर के पहाड़ से अगर बादल टकरा भी गए, चौथे घर में बैठे हुए सारा फल मिलता है।
उसके सुख मिलते हैं। चौथे घर में बृहस्पति बैठा हुआ हो और जितना ज्यादा वो शुभ होगा, इंसान इतना कंजूस होता है, इतना कंजूस होता है, जैसे बृहस्पति वहां वाकई में सच में बहुत उच्च के बैठे हुए हों। ऐसा इंसान किराए के लिए प्रॉपर्टियां बनाता है और अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता, वसूल करके छोड़ता किराया। ब्याज पे पैसे देता है, वसूल करके छोड़ता है। समझ गए? बुरा नहीं करता किसी का, लेकिन वो वसूल करके छोड़ता है, उसके पीछे पड़ जाता है। ठीक है। और चौथे घर का बृहस्पति हो तो इंसान भगवान को मानने वाला, पूजा ध्यान भी करने वाला होता है, लेकिन घर पे क्योंकि खाना बनाने में ज्यादा पैसे लगेंगे, इसीलिए जाकर के 75 रुपए की थाली जो मंदिर में नमक मिर्च के बिना होगी वो खा के आ जाएगा, कहेगा परमात्मा का प्रसाद खा के आया है। अल्टीमेटली 75 रुपए में पेट भर के आएगा कि कहीं घर पे ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाए। अपने परिवार वालों को भी दुखी करता है कि इतना पैसा नहीं खर्चा करते, वैसा नहीं खर्चा किया जाते। परिवार वाले बेचारे रोते पीटते रहते, कमी किस बात की है, 500 करोड़ का बंगला है, घर में इतना है, लाखों रुपए इतने घर में आते हैं, करोड़ों आते हैं, हमारे को खर्चे के लिए तो इतने चाहिए। फिर वो धीरे धीरे करके उस आदमी को टैकल करना शुरू कर देते, किसी ना किसी रूप से निकाल ही लेते हैं, लेकिन ऐसा आदमी जेब से पैसा नहीं निकाल के राजी होता। तो ये चौथे घर की कहानी है। ठीक है। इसका जो आगे एक जो शब्द आया है, 8 छठे से मिलता हो, तो ये आपको भविष्य में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज समझना आपके लिए बहुत टफ है। ये खाली होता अगर तो मंदिर टेवे असर रूहानी उम्दा हो। अब ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी दुनिया आके मेरे को एक सवाल पूछती है कि गुरुजी क्या मेरे को मोक्ष मिलेगा? हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, क्या मोक्ष मिलेगा हमें? तो सही मायने में तो उनको ये भी नहीं पता होता मोक्ष का द्वार पहला है कहां। तो मोक्ष का जो पहला द्वार है वो जन्म कुंडली का दूसरा घर है, रूहानी ताकत को देखने का। अगर इसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे बृहस्पति बैठे हुए हों, चंद्रमा बैठे हुए हों, तो बेटा मोक्ष का द्वार तो खुला है। यानी कि द्वार के प्रवेश तक, मोक्ष तक पहुंचने तक नहीं, द्वार के प्रवेश तक तो ये खुला हुआ है, वहां तुम जा सकते हो। ठीक है। ऐसे लोग सुबह 3 बजे उठ करके भी साधना कर लेते हैं, 4 बजे उठ के भी साधना कर लेते हैं, जिस वक्त मर्जी कर सकते हैं, और हर वक्त वो अपने गुरु के नाम में या भगवान के नाम में ध्यान कर सकते हैं। तो अगर वहां पर बैठा ही मान लो बुध हो या पापी ग्रहों में से कोई बैठे हुए हो, ऐसा आदमी रूहानी द्वार की नुमाइश तो कर सकता है, पर अंदरूनी रूप से वो रूहानी द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज के बाद किसी के भी पास इसका जवाब होगा। इससे पहले किसी के पास ये जवाब थे ही नहीं। सब तीर तुक्का मारा करते थे। ठीक है। खाली होता घर दो मंदिर टेवे असर रूहानी उम्दा हो, और खाली हो तो तब भी इंसान पूजा पाठ के अंदर अच्छी तरह से जा सकता है, उस द्वार में प्रवेश पा सकता है। गुरु जहां दो मंदिर कच्चा, पाप राहु के तो बैठे खुद साथी हो। गुरु जहां तो मंदिर कच्चा। अब बृहस्पति अगर दूसरे घर के अंदर हो, ये एक ताकत है, लेकिन किसी भी तरह से राहु या केतु इनके साथ ना मिले तो जितना असर इस घर में बृहस्पति का मिलना चाहिए वो कमजोर हो जाता है। बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूं बाकी ज्योतिष से, क्योंकि ये अगर साथ मिल जाए तो सही मायने में तो खराब ही होना चाहिए,
लेकिन लाल किताब के अंदर दूसरे घर के बृहस्पति के लिए एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर बनाया गया है, जो भविष्य में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ बोलने के बाद सबसे पहले बृहस्पति देवी आएंगे। तो वहां खास तौर पे लिखा गया है कि बृहस्पति अगर दूसरे घर में हो और केतु भी दूसरे घर में हो तो क्या होगा, बृहस्पति अगर दूसरे घर में हो, राहु 8वें घर में होगा तो क्या होगा, केतु 9वें घर में हो तो क्या होगा, राहु 9वें घर में हो तो क्या होगा। ये स्पेशली एक चैप्टर दिया गया है, और जो लगभग काफी पॉजिटिव चीजों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मारक घर से गुरु भी डरता, 8 दृष्टि खाली जो। 8वें घर के दूसरे घर के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ हो और 8वां घर खाली हो तो मारक ग्रह अपना पूरा असर चल देगा और आदमी को मार भी देगा, वो जब भी कभी आएगा। लेकिन अगर कहीं बृहस्पति दूसरे घर में हो और 8वां घर भरा हुआ हो किसी भी ग्रह से, तो मारक ग्रह का असर नहीं होगा। उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रंतर्दशा आ जाने के बाद भी कोई असर नहीं होगा, वो आदमी नहीं मर सकता। ये भी जवाब आज आपको पहली बार मिला होगा। ठीक है, ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खानों में फल दो 11 अपना अपना, धर्म मंदिर गुरुद्वारे में। कहते 2 3 4 मुश्तरका ग्रह यानी कि इकट्ठे बैठे हुए ग्रह। अभी मुश्तरका का अभी और आपको आगे चैप्टर पढ़ाना है। 1 4 7 और 10 ये जो घर हैं इनको बंद मुट्ठी के खाने बोला गया है। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। तो इसके लिए क्या लिखा है, ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खानों में फल दो 11 अपनों अपने, धर्म मंदिर गुरुद्वारे में। जो जन्म कुंडली के सही मायने में 3 घर तो ऐसे हैं जो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थान से संबंधित है। 3 घर हैं वो, 9वां घर, 11वां घर और दूसरा घर। लेकिन पुरानी लाल किताब में दूसरे घर को और 11वें घर को मंदिर का घर बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रह 11वें या दूसरे में स्थापित करना हो तो उसकी वस्तुओं को मंदिर में दिया जाता है। ठीक है, और यहां बैठे जो भी ग्रह होते हैं वो अपना अपना फल देते हैं। इनके साथ में 2 3 4 5 ग्रह कितने भी बैठे हुए हों, तो ऐसी अवस्था के अंदर जिस ग्रह की लाल किताब की दशा आई है या उसकी अंतर्दशा आई है, लाल किताब की दशा अंतर्दशा वो अभी आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, वो आई है, तो वो उस वक्त में इंडिविजुअल अपना ही सिर्फ फल देंगे, बाकियों के साथ मिलकर के फल नहीं देंगे। इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। ग्रह मुश्तरका बुरा नहीं करते, बंद मुट्ठी के खालों में फल दो 11 अपो अपना, धर्म मंदिर गुरुद्वारे में। ज्ञान समुंदर घर 9वें का, या फल उम्र हो पहली का। जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरे घर के अंदर बैठे हुए ग्रह का जो असर है वो पहली 15 साल की उम्र तक तो पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर वो इंसान को सुखी रखता है। इसी प्रकार से यहां ये समझाया गया है कि ज्ञान समुंदर घर 9वें का, या फल उम्र हो पहली का, कि 9वें घर के अंदर बैठा हुआ जो ग्रह होगा, 9वें घर के अंदर जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो उस कुंडली वाले को ज्ञान बख्शता होगा। समझ गए?
तो शुरुआती उम्र में बच्चा कैसा पढ़ेगा, अव्वल होगा, अव्वल नहीं होगा, आसानी से समझने वाला होगा, इमोशनल होगा, क्रूर होगा, वो 9वें घर से तय होता है। ठीक है? ये जी। सफेद झंडा कोई सार पे झूले, उम्र बूढ़े घर का। सफेद झंडा को हिसार पे झूले, उम्र बुढ़ पर घर का दो, पाप की बैठक घर दो गुरु के, गृहस्थी शुक्र भी बनता जो, लेख जगत का मस्तक गिनते, मौत जन्म जहां मिलता तो। दूसरे घर के अंदर अगर ठीक ठाक से सौम्य ग्रह या गर्म ग्रह, सूर्य मंगल गर्म है, पापी हैं शुक्र शनि राहु केतु, ठीक है, बाकी को सौम्य में लगा लीजिए। अगर सौम्य ग्रह वहां बैठे हुए हैं या गर्म ग्रह भी बैठे हुए हैं, तो किसी किसी सूरत में तो पापी ग्रह भी, वे लोग सुलह करने वाले होते हैं कि अगर किसी बात का कोई झगड़ा हो गया, कोई पंगा फसाद हो गया, तो ये ईगो पे नहीं लेते और अड़ते नहीं। अगर ईगो पे ले भी ले तो जल्दी अपनी जिद को छोड़ने वाले होते हैं। ठीक है? और ऐसी अवस्था में इन लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि अगर हम बातचीत करेंगे तो ये सफेद झंडा उठा लेंगे। सफेद झंडा हमेशा ही सुलह का कारक माना गया। जब पहले इस जमाने में सेनाओं में लड़ाइयां हुआ करती थी, तो जब एक राजा कोई सुलह करना चाहता था तो वो अपने एक घुड़सवार को सफेद झंडा दे करके रण क्षेत्र में भेजता था कि दूसरा राजा भी अगर चाहे तो हमसे बातचीत करके इसके ऊपर सलाह कर सकता है और सुलह हम कर सकते हैं। ठीक है? तो दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह हो तो सुलह की उम्मीद उस इंसान से की जा सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये किया जाए। अब इसके आगे, पाप की बैठक घर दो गुरु के, गृहस्थी शुक्र भी बनता जो, लेख जगत का मस्तक गिनते, मौत जन्म जहां मिलता तो। कहने का मतलब ये है कि इस घर में बहुत बहुत ही शुभ गृहस्थी के लिए शुक्र को माना जाता है। अगर शुक्र को यहाँ यानी कि गृहस्थी के लिए शुभ माना जाता है, साथ में गायों को पालना, उनका दूध बेचना, उनकी सेवा करना, उनके साथ बातें करना, उनको अपना सब मानना, गायों को, घर की बहुएं भी गाय ही मानी जाती है। तभी तो ज्यादातर पुरानी जितनी सास होती थी वो एक शब्द जरूर इस्तेमाल किया करती थी कि हमारी बहू तो गाय जैसी है। ठीक है? और गृहस्थी यानी कि जिसके दूसरे घर में शुक्र हो, वो स्वयं आदमी बैल की तरह काम करके अपनी गृहस्थी को एक रखता है। भाई बहन को, बीवी बच्चों को, माता पिता को, घर पे आने वाले रिश्तेदारों को, किसी को भी दूध पिलाए बिना नहीं भेजता। यानी कि जो उससे सेवा बन पड़ती है वो करता है और कोशिश यही करता है कि घर का लड़ाई झगड़ा घर पे ही कुछ घंटों में खत्म हो जाए। इसकी सुलह उससे करवा दूं, उसकी सुलह उससे करवा दूं, पंगा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? तो दूसरे घर में शुक्र बहुत ही अच्छे फल देने वाला होता है। और इसके अंदर ये जो शब्द आया है, इस शब्द को समझना जरूरी है कि पाप की बैठक घर दो गुरु के, पाप की बैठक घर दो गुरु के, गृहस्थी शुक्र भी बनता जाओ। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी मशनूई ग्रह की हम बात कर रहे थे, शुक्र ग्रह राहु और केतु जब दोनों मिलते हैं तो तब बनता है। जब भविष्य के अंदर मैं उपायों के ऊपर आऊंगा तो मैं उसमें ये बातें आम करूंगा कि इनमें देखो इस ग्रह का मशनूई कौन सा पार्ट है जो इस घर में बुरा है,
उसका उपाय कर दो। ठीक है, जैसे दूसरे घर के अंदर शुक्र बैठा हो तो समझ लो राहु और केतु दोनों ही बैठ गए, उसके अंदरूनी पार्ट राहु और केतु है। ठीक है ना, तो ये जब आगे परीक्षण करेंगे तब इनके अंदर गहराई में जाएंगे, क्योंकि अगर उनको भी साथ लेकर के चले तो अगले 6 महीने तक ये घर नहीं पूरे हो पाएंगे, अगर साथ के साथ में उनके अंदर भी उतर गया तो ये हुआ दूसरा घर। खाना नंबर 2 हमेशा 9 ही ग्रहों का 9 के जैसा एक समुद्र गिना जाएगा, ये आधार होगा, मगर खुद नंबर 2 का आधार खाना नंबर 4 होगा। ओके, जैसा भी बृहस्पति टेबल में वैसी ही हवा के झोंके साथ होंगे। हाँ, अगर यहाँ कोई ग्रह हो ही ना तो, अगर दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह हो ही ना हो तो जन्म कुंडली के अंदर जिस प्रकार का बृहस्पति होगा, अच्छा या बुरा, उसी प्रकार का असर दूसरे घर का होगा। ठीक है, बुरा हुआ तो बचपन में लिखाई पढ़ाई के लिए दिक्कत आएगी, मामा को दिक्कत आएगी। ठीक है, उस वक्त मान लो 9वें घर के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, स्वभाव में खराब होगा। माफ करना, अगर बुरा बैठा हुआ है तो 9वें घर में और दूसरा घर खाली हो, और अगर 9वें में भी अच्छा बैठा हुआ हो और बृहस्पति भी अच्छा हो तो बहुत बहुत उत्तम लिखाई पढ़ाई होगी। ये कोई ज्योतिषी ढूंढ नहीं पाता कि इसकी पढ़ाई लिखाई जाएगी कैसी, क्योंकि 9वें घर और दूसरे घर के कॉम्बिनेशन को देख करके ये बताना पड़ता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी जाएगी। ठीक है, बृहस्पति बुरा बैठा हो, 9वें घर का अच्छा बैठा हो तो क्या बोलना है, 9वें घर का खराब ग्रह बैठा हो, बृहस्पति अच्छा बैठा हो तो क्या बोलना है, दोनों ही खराब बैठे हुए हो तो क्या बोलना है, और दोनों ही अच्छे बैठे हो तो क्या बोलना है। वो आगे आगे प्रैक्टिस में आएंगे, सब पता चल जाएगा। खाना नंबर 8 देखता है 2 को और खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को, और इस तरह पर खाना नंबर 2 में खाना नंबर 8 और नंबर 2 का आपसी आधार हो जाता है। खाना नंबर 8 खाली हो तो 2 उत्तम होगा, मगर जब खाना नंबर 2 खाली हो तो सब कुछ ही उत्तम होगा। बृहस्पति नंबर 2 और खाना नंबर 8 खाली के समय पर बृहस्पति मंदा ही होगा। लाल किताब इसीलिए दुनिया नहीं पढ़ पाती कि वो जो एक लाइन में समझाती है दूसरी लाइन में उसको काट देती है। अब यहां मैंने आपको पहले ही बताया कि बृहस्पति दूसरे घर में हो तो 8वां घर खाली हो तो दूसरा घर मंदा फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन एक थ्योरी ये क्या कह रहे हैं, दूसरा घर देखता है 6 को, लेकिन 8वें घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो देखेगा 2 को। तो 8 में बैठा हुआ ग्रह दूसरे में भी कोई बैठा हुआ ग्रह हो तो इन दोनों का मिक्सचर की बारिश छठे पे होगी। तो इन ग्रहों को अब अकेला नहीं कहा जा सकता, इन तीनों ही घरों के अंदर बैठे हुए ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपस में मिलाकर के तब प्रेडिक्शन करनी होती है। ये बहुत जरूरी है ना। तो खाना नंबर 8 देखता है 2 को और खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को। इस तरह पर खाना नंबर 2 के खाना नंबर 8 और नंबर 2 के आपसी आधार हो जाता है। यही शब्द मैंने आपको समझाया। और आगे फिर कहा खाना नंबर 8 खाली हो तो नंबर 2 उत्तम होगा। आम कुंडली के अंदर अगर खाना नंबर 8 भी खाली हो और 2 भी खाली हो तो खाना नंबर 2 को तब उत्तम माना जाएगा। कहीं ऐसा ना हो 8वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ हो, दूसरा घर खाली हो और उसके अंदर हुई बैठी हुई राशि का ग्रह बहुत शुभ बैठा हुआ हो तो आप अपने मन से ही एज्यूम कर ले कि दूसरा घर बहुत शुभ है। नहीं, ये 100% गलती हो जाएगी, ये 100% गलती हो जाएगी। दूसरे घर के अंदर जो भी ग्रह की राशि हो उसके शुभ या अशुभ होने से दूसरे घर पे कोई असर नहीं पड़ता, इसका ख्याल रखना है।
और इसका आधार एक ही है कि दूसरा घर भी खाली हो और 8वां घर भी खाली हो, तो आप दूसरे घर को शुभ मान सकते हो, राशि का उससे कोई संबंध नहीं होगा। ओके? बृहस्पति नंबर 2 और खाना नंबर 8 खाली के समय बृहस्पति मंदा ही होगा। चलो ये तो बता दिया। या बृहस्पति की मंदी हवा आंधी होगी जो हर तरह के नुकसान करेगी। ठीक है, यानी कि अगर बृहस्पति दूसरे घर में हो और 8वें घर में कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी अवस्था में जैसे बृहस्पति के ऊपर तूफान के बवंडर चलते हैं और वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाते हैं और घूमते रहते हैं, पूरे परिवार में माता-पिता, उनकी कमाई और अपनी गृहस्थी और अपना स्वास्थ्य इस तरह से इस बवंडरों के अंदर घूम रहा होगा। तो जहां बृहस्पति का ये घर है, अपने घर में बहुत शुभ होना चाहिए। 8वां घर अगर खाली हो तो इस तरह का बुरा असर देता है। अगर नंबर 9 बरसाती मानसून हवा के उठते का समुद्र हो तो खाना नंबर 2 उस बारिश से लदी हुई हवा से टकराकर वर्षा लेने वाला कौसार पहाड़ों का लंबा सिलसिला होगा। कहता है एटलीस्ट इतना तो हो कि 9वें घर के अंदर कोई ग्रह हो। कहते फिर उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे घर के पहाड़ से कुछ ना कुछ तो टकरा के बरसात दे ही देगा। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या निकला कि बृहस्पति 2 में हो और 8वां और 9वां घर दोनों ही खाली हों, फिर तो ये बृहस्पति बहुत बुरा है, ये फिर अच्छा नहीं है। ओके, खाना 1 7 4 10 इस घर में मंगल बुध के आंशिक मशनूई बनावटी ग्रह और पापी ग्रह खुद टीवी वाले पर मंदा असर न देंगे, बल्कि इस घर में बैठा हुआ राहु भी बृहस्पति के अधीन होगा। कहता ये जो दूसरा घर है, यहाँ पर मंगल बुध भी कुछ कम असर करता है, राहु केतु भी कम असर करेंगे, लेकिन करते हैं, उतना बुरा नहीं करते। सब ग्रह अपना तमाम फल जो उनमें से हर एक के लिए खाना नंबर 9 में लिखा हुआ है, जो टीवी वाले की उम्र के आखिरी हिस्से में देंगे। सब ग्रह अपना तमाम फल जो उनमें से हर एक के लिए खाना नंबर 9 में लिखा है, जो टीवी वाले की उम्र के आखिरी हिस्से में। अब 9वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ है, उसका जो भी असर पूरी तरह से 100% वाला आएगा, वो आएगा उस इंसान के बुढ़ापे के आसपास। जैसे शुक्र 9 में हो तो 52 साल की उम्र में भी आशिकी जाग सकती है, और वो चाहे आदमी की कुंडली में हो चाहे औरत की कुंडली में हो। लेकिन ऐसा इंसान बेहद मेहनती, अपनों के बारे में दया रखने वाला, अपने पूरे घर परिवार की मदद करने वाला, खुद मेहनत पे मेहनत करके सुख ना पाने वाला, लेकिन साथ में ये आशिकी का बॉर्डर टूट जाता है, लेकिन पुत्र का सुख ढंग से नहीं होता उसे, या घर में किसी ना किसी की जिम्मेवारी या दुनियादारी में से किसी ना किसी की जिम्मेवारी उसके ऊपर पड़ी रहती है। उदाहरण के तौर पर खाना नंबर 9 में शनि का फल 60 साल लिखा है, जो टीवी वाले की उम्र के शुरू होने की तरफ 2 कर 60 बुढ़ापे की तरफ होगा। लेकिन जब शनि खाना नंबर 2 में हो तो शनि का वही असर मौत के दिन की तरफ से पीछे जन्म की तरफ को गिनकर 60 साल इस तरह का सब ग्रह असर देंगे। नौवें घर में अगर शनि हो, ये बताया गया है, तो जैसे हम गिनती गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 60 साल तक शनि साथ होता है। लेकिन जब शनि 2 में हो तो उसकी मौत के दिन से काउंट करके पीछे 60 साल तक शनि का असर होता है। अब मौत का दिन तो किसी को पता नहीं है, तो ये 60 साल कहां से काउंट करें। तो इसमें एक ही चीज है कि अगर शनि शुभ हो तो इंसान को कमाई
गृहस्थी इन सबके सुख मिल जाते हैं, वो शुभ अशुभ आगे तय करेंगे। और अगर यहाँ अशुभ हो तो पैसा आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है। कहने का मतलब जितना आया उतना गया, और ससुराल के सुख नहीं मिलते, चाहे लड़का की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो। इसीलिए जन्म कुंडली के दूसरे घर में बैठे हुए शनि शादी किसी की ना हुई हो तो बहुत बढ़िया फल देते हैं, और शादी हो जाए तो बीच में लटका देते हैं। और अगर कहीं बुरा शनि दूसरे घर में बैठा हुआ हो तो पहले तो ससुराल वाले ही नाराज हुआ करते थे, लड़ाइयां हुआ करती थी, बीवी के साथ पंगे हुआ करते थे या पति के साथ पंगे हुआ करते थे। आजकल तो बेटा शनि दो हो और खराब हो, फौरन डिवोर्स होता है, जबकि दूसरे घर का कोई संबंध नहीं है डिवोर्स से, लेकिन वहां पर ससुराल का सुख ही खराब लिखा है, तो इसीलिए अलग हो जाते हैं। बहुत साल पहले की बात है, मेरे गुरुजी कुंडली देख रहे थे, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए कुंडली देखी, 1 मिनट भी नहीं देखी, और बंद करके उस शख्स के हाथ पे दे दी। कहते एक बात समझ ले, तू नेता है, बहुत अच्छा रसूख है तेरा, और नेतागिरी में तू अभी और बहुत चमकेगा। कहते लेकिन अगर तूने शादी कर ली तो तू बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तेरा नाम खराब हो जाएगा, ना गृहस्थी बचेगी, ना तेरी ये राजनीति बचेगी। अब उस वक्त जिज्ञासा तो बहुत हो रही थी, लेकिन आराम से बैठा रहा मैं भी। अब जाने का इंतजार तो करना है, क्योंकि बीच में बोलता तो पिटाई हो जाती थी, क्योंकि मैं गुरुओं से पिटा बहुत हूं बेटा। और सब ने हाथ साफ कर रखे मेरे पे। तो अब जब वो गए, मैं पीछे पड़ गया। मैं कहा जी मेरे को ये बताओ आपने बोला कैसे है? और मैं कहा ये तो पक्की बात है कि आपने कोई बहुत बड़े कॉम्बिनेशन नहीं बोले, आपने थोड़ा सा एक नजर में कुछ देखा है। तो उन्होंने कहा बेटा ये थोड़ा सा देखने के लिए पीछे 50 साल की मेहनत है मेरी। कहते इसीलिए थोड़ा सा देखते ही मुझे पता चल गया। कहते तेरी उम्र तो कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़ी सी जिद और करी, कहते जा चाय बना के लेके आ। फिर मैं चाय बना के लाया। फिर थोड़ी सी और जिद करी, तो कहते पकौड़े लेके आ। फिर मैं पकौड़े लेने भागा, कहते फिर चाय बना, पकौड़ों के साथ चाय चाहिए। तो करते 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 महीना लगा दिया, बताया नहीं। मैं भी पक्का जिद्दी था, कोई भी बात होती थी मैं फिर पूछ लेता था क्यों मना किया, क्यों मना किया। हार के पता नहीं उनको दया आ गई मेरे पे या क्या, तो तब उन्होंने बताया कि इसका केतु इसका 10वें घर में था, माफ करना 11वें में। केतु इसका 11वें घर में था, शनि इसका दूसरे घर के अंदर था, और केतु 11वें में है तो सूर्य भी खराब है। लेकिन ये सूर्य खराब होना भी एक तरह का राजनीति में इसे मशहूरी दे रहा है। कहते ये नेता लोग इसी तरह से मशहूर होते हैं, उल्टी सीधी बातें बोल के भी। कहते वो हो रहा है क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है, और बृहस्पति खराब वाले ही झूठ सच में खेलते हैं, ये चीज होती है। तो कहते ये है, कहते इसकी राजनीति तो चमक रही है, कहते उससे पैसा भी कमा रहा है। कहते लेकिन जैसे ही ये शादी करेगा, शनि का जैसे ही इसे दूसरा फल मिलेगा, कहते सारा शनि इसकी उस ताकत को छोड़ के इसकी गृहस्थी की तरफ लग जाएगा कि बस सबसे पहले इसकी गृहस्थी बर्बाद करनी है, इसके ससुराल के सुख बर्बाद करने हैं। और कहते जैसे ही उसकी गृहस्थी और ससुराल जब तक बर्बाद होनी है, जब तक उनसे ये पीछा छुड़ाएगा, कहते इसकी राजनीति की धज्जियां उड़ चुकी होंगी, क्योंकि उन दिनों में ये कोई सुख ना भोगे, ये कुदरत कर चुकी होगी। तो बड़ी हैरानी तो हुई, पर उस दिन मेरा ज्ञानवर्धन भी हुआ, पूरा इसका जवाब मिला। जैसे, हालांकि ये चैप्टर नहीं है, मैं उससे थोड़ा सा हटके बोल रहा हूं। ये शनि की बड़ी अलग कहानी है। 10वें घर का शनि
48 साल की उम्र से पहले पहले इंसान को पूरा मकान बनाने जितना धन देता है, और वो भी 3 मंजिल मकान बनाने के लिए धन देता है। और आदमी कहीं मकान बना ले तो उतना ही नुकसान देता है जितना मकान बनाने में पैसा लगा है। लेकिन अगर 48 साल की उम्र से पहले मकान बना लिया तो फिर धन दे देगा मकान बनाने जितना, और 48 साल की उम्र के बाद मकान बनाया तो फिर मकान बनाने जितना धन नहीं देगा, नुकसान देगा। यही वाली थ्योरी दूसरे घर के शनि पे अप्लाई हो रही है कि उसने पहले धन देना है, समृद्धि देनी है, मशहूरी भी दे देगा, लेकिन जैसे ससुराल के सुख मिलेंगे सब कुछ छीन लेगा। ठीक है, तो ये दूसरे घर की कहानी थी। इस घर के ग्रह आखिर उम्र बुढ़ापा में हमेशा नेक फल देंगे, चाहे वह किसी दूसरे असूल की गिनती पर, चाल इत्यादि से कितने भी बनते क्यों ना हो। देखो, दूसरे घर के अंदर चाहे कोई ग्रह शुभ बैठा हो चाहे अशुभ बैठा हो, बुढ़ापे के अंदर वो उत्तम फल देते हैं, यानी कि आदमी को सुखी तो कर ही देते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही बुरे वाला देने लगा हूं मैं आपको, पर हम एस्ट्रोलॉजरों के लिए ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। हमें हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, एडमिट करनी पड़ती है, हर चीज को उसके ढंग से देखना होता है, तो इसलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। एक आदमी बहुत साल पहले मेरे पास आया, उसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बृहस्पति राहु की युति होती नहीं है दूसरे घर में, वैसे ये तीनों ग्रह बैठे हुए थे, केतु अष्टम में बैठा हुआ था। तो मैंने उसे कहा, देख तेरा बुढ़ापा तो बहुत दुखों भरा होगा पर तू सुखी होगा। अब लाल किताब पढ़ने वालों को इस तरह की बातें बोलने की आदत पड़ ही जाती है। तेरा बुढ़ापा बहुत दुखी होगा पर तू सुखी होगा। तो उसके बहुत साल बाद यहाँ गुड़गांव में ऑफिस आने से पहले एनडीएम के अंदर वो मेरे पास आया, जब एनडीएम में मेरा ऑफिस था। कहता, गुरुजी ये क्या? मैं कहा, मैंने तो तेरे को रोका था कि बुरे काम मत कर, दारुएं मत पी, गुस्से में मत कर, कड़वा मत बोल, अपने परिवार को मैं कहा तू ही चलाएगा, तेरे ही कहने अनुसार चले। मैं कहा मैंने तो तेरे को पहले ही कह दिया था। कहता, गुरुजी आपको याद है? मैं कहा बेटा यही तो मेरे में खासियत, मैं बोलता नहीं। तो कहता, आपने तब क्यों नहीं बताया? मैं कहा मैंने तेरे को क्या शब्द बोले थे? कहता, आपने कहा था कि तू दुखी तो बहुत होगा पर तू सुखी होगा। तो मैं कहा क्या घर बार छूट गया? कहता छूट गया। कहता बीवी ने और कहता दोनों लड़कियों ने मेरे को घर से निकाल दिया। कहता मेरी सारी कमाई, मेरी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ रख ली। मैं ठीक है। मैं कहा लेकिन अब तू बहुत सुखी है। मैं कैसे सुखी है वो बता। कहता कुछ नहीं, वृद्ध आश्रम में गया हूं। कहता सबको ज्ञान बांटता हूँ, बिजनेस करके आया हूँ, सबको करना भी सिखा रहा हूँ, शेयर मार्केट का भी बता रहा हूँ। कहता सब मेरी सेवा करते। तो दूसरे घर के ग्रह बुढ़ापे में सुख देते, यानी कि वृद्ध आश्रम के अंदर जो लोग दुखी नहीं हैं और वहां रहते हुए अपना दिल लगा करके बैठे हुए हैं, उनके दूसरे घर ग्रह जरूर दर जरूर होता है। समझ गए? तो बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए दूसरे घर के अंदर किसी ना किसी ग्रह का होना बहुत जरूरी होता है, या घर के अंदर भी अपने संयुक्त परिवार के अंदर रहते हुए आदमी दुखी ना रहे और आराम से अपना जीवन व्यापन हो सके, उसके लिए दूसरे घर के अंदर ग्रह जरूर होते, घर वाले साथ देते हैं। ठीक है, अब ये बहुत खास चैप्टर है तो इस पे लाल किताब ने जोर भी बहुत दे रखा है। दूसरे घर को क्या कहा जाता है? धर्म स्थान,
या पेशानी, माथा का दरवाजा, जो शिव भोलेनाथ का तीसरा नेत्र, हमारे तिलक लगाने की जो ये जगह दोनों भवों के बीच में, ये दूसरा घर है जन्म कुंडली का। और ये किसी भी सूरत में मंदिर से कम नहीं होता। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक संस्कार बनाया मंदिर जाने का, और पंडित जी मंदिर में गए हुए के हर किसी के तिलक लगाएं। यह संस्कार बहुत ही जरूरी बनाया गया। उसका कारण यह है कि बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिसके दूसरे घर में कोई ग्रह ही नहीं है, जिसके जन्म कुंडली के दूसरे घर में कोई ग्रह ही नहीं है। अगर वो अपने बुढ़ापे में मंदिर नहीं जाएंगे और जाकर के वहां से तिलक नहीं लगवा के आएंगे, तो दूसरे घर में कोई ग्रह स्थापित नहीं होगा और पंगा पड़ जाएगा किसी दिन। तो उपाय मिल गया ना सुखी रहने का। और किसी औरत को लाल रंग की बिंदी लगाने के लिए क्यों बोला जाता है? तो साफ कह दिया, दूसरे घर के अंदर ग्रहों की युति तो होती नहीं, किसी न किसी पे इंपैक्ट तो डालना नहीं। भाई घर की औरत गुस्से वाली, चिड़चिड़ी, लोगों को कुछ भी बोल देने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर की इज्जत है। घर की इज्जत खराब होगी, रिश्तेदारी खराब होगी। अगर मुंह में सोचने वाली बनी, घर पे आए हुए मेहमान की सेवा नहीं होगी। तो क्या किया, लाल रंग की बिंदी परमानेंट कर दी बेहता के, ताकि अब इसको गुस्सा ही ना आए, ये अच्छी अच्छी बातें करे, सबकी सेवा भी करे। तो इसीलिए जो जो सास अपनी बहू से सेवा करवानी चाहती है और खुद भी चाहती है कि वो बहू की पसंद की बन के रहे, अगर वो सुहागन है तो बिंदी लगाए, नहीं तो रोज सुबह नहा धो के मंदिर जाके तिलक लगा के आ जाए, घर में सुख शांति हो जाएगी। कितना बड़ा उपाय आज आप सबको मिला है, समझ गए? ख्याल रखना। तो इस पेशानी को आबाद रखना, सारी जिंदगी आबाद रहेगी। ठीक है? दोनों भवों के बीच का केंद्र, जो नाक का आखिरी हिस्सा है, ये जो हिस्सा, ये जो जहां लाइन पड़ जाती है, इसके ऊपर जहां पेशानी होती, तो तिलक हमेशा यहां लगाना चाहिए, ना कि यहां। ठीक है? तो हमेशा औरतें भी देख के लगाती हैं, दोनों भवों के बीच में बिंदी लगाती हैं। बचपन से ये सेंटर सिखाया गया इन्हें। लेकिन जो ऊपर लगाती हैं वो नकचड़ी होती हैं। ठीक है? तो इसलिए दोनों भवों के बीच की बिंदी ज्यादा असर करती है बेटा। तिलक लगाने की जगह खाना नंबर 2 की असली जगह है। इस तिलक लगाने के निशान की जड़ छोड़कर बाकी सारे माथे की जगह, बाकी जगह पेशानी कहलाएगी, जिसका विवरण खाना नंबर 11 में है। तो कहते खाना नंबर 2 बस यहीं तक है, ये इधर और इधर, ये खाना नंबर 11 है। ठीक है? और वो खाना नंबर 11 की जब बात आएगी तब करेंगे। ठीक है? पेशानी कहलाएगा, जिसका विवरण खाना नंबर 11 में। जब खाना नंबर 2 हर तरफ से 8 दृष्टि आदि से खाली हो, जो खाना नंबर 2 की तिलक की जगह गिनते हैं, इस खाना नंबर 8 को हवाई ख्याल की तमाम ताकतों में राहु केतु के संयुक्त बैठक या मसनूई शुक्र की जगह मानते हैं। कहता है, अगर 8वें घर में भी कोई ग्रह ना हो तो राहु केतु मसनूई यानी मिले हुए शुक्र की जगह माना जाता है। तो ये घर बृहस्पति का भी है, वहां पर राशि शुक्र की होने के कारण कालपुरुष कुंडली के अंदर वो शुक्र का भी है। और यहां पर शुक्र को किस रूप में दिखाया गया है? बैल पर बैठे हुए या नंदी पर भोलेनाथ की सवारी।
बैल पे बैठे हुए शिव जी या नंदी पर सवार शिव भोलेनाथ की सवारी को शुक्र के रूप में दिखाया गया है। यानी कि बैल पर बैठना, यानी कि बैल की तरह मेहनत करना, और भोलेनाथ की तरह अपना परिवार चलाना, जिसके अंदर पुत्र भी हो, पौत्र भी हो, रिद्धि सिद्धि भी हो, पार्वती मैया भी हो, हर किसी पे दया करने वाला और जरूरत के वक्त में तांडव कर देने वाला, लेकिन रेपुटेटेड इंसान, खुद चाहे टाट की बोरी सी करके अपने अंग को ढक ले, लेकिन परिवार को कभी भी अभाव नहीं होने देगा। तो बैल पे बैठे हुए या नंदी पे बैठे हुए श्री भोलेनाथ, ठीक है। खाना नंबर 2, हवाई ख्याल की तमाम ताकतों राहु केतु के संयुक्त बैठक का मसनू शुक्र की जगह मानते हैं। खाना नंबर 8 का असर जाता है खाना नंबर 2 में, और खाना नंबर 2 देखता है खाना नंबर 6 को। इसलिए खाना नंबर 2 का फैसला खाना नंबर 2, 6, 8 को साथ मिला करके होगा जी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में खाना नंबर 8 को अगर राहु केतु की शनि के साथ होने की बैठक माने, तो उस बैठक या मौत के दीवान खानों का दरवाजा खाना नंबर 2 सिर्फ राहु केतु दोनों की बैठक संयुक्त होगी, जिसमें शनि की मौत का आधार ना होगा, सिर्फ राहु केतु की अपनी नेकी या बदी का मैदान गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद होगा। अब ये मैं जो बोल गया हूं, ये आपकी समझ में अभी नहीं आएगा। यहां पर शनि केतु 8वें घर में हो तो मुसीबत, शनि राहु 8वें में हो तो मुसीबत, शनि केतु दूसरे में हो तो मुसीबत, शनि राहु 2 में हो तो मुसीबत। मौत तो होगी नहीं, मौत के बहाने बनते रहेंगे, समझ गए। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो हवाई ख्यालात यानी कि जो कोई भी विचार हमारे मन में आते हैं, किसी भी तरह के जो विचार हमारे मनों में आते हैं बेटा, वो हवाई ख्यालात के रूप में ही होते हैं, जब तक कि वो अपने काम पे फिक्स होकर के लग ना जाए, तो तब तक ये हवाई ही है, ठीक है, क्योंकि विचार तो कभी भी बदल सकते हैं। तो दूसरे घर में बैठे हुए जो भी ग्रह होते हैं वो विचार देते हैं, लेकिन यहां पर बड़ा अजीब सा खेल होता है जब राहु और केतु बैठे हुए हो। यहां पर दूसरे घर के अंदर केतु बैठा हुआ हो तो वो विदेशों में भगाता है, शुक्र को उचका करवाता है। शुक्र उच्च का होना यानी कि अपने जीवन साथी के अलावा और कहीं भी संबंध बन जाना, ये शुक्र उच्च की निशानी, समझ गए। और ऐसी अवस्था के अंदर दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह को अगर नहीं माना गया तो हो जाती है। और राहु अष्टम भाव में हो तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थितियां उत्पन्न करता है। और केतु अष्टम में हो तो कड़वा बोलना, भाइयों से ना बनना, भटकना, पुत्र के सुख के लिए तकलीफें होना, पुत्र हो जाए तो वो तकलीफ दे, ये सब कुछ देता है। और राहु अगर दूसरे में हो तो घर के नॉर्थ वेस्ट, यानी कि हम ऐसे देख रहे हैं, लेफ्ट में मान लीजिए वेस्ट है, राइट में नॉर्थ है, तो ये दोनों कोनों को लेकर के, इनके दोनों जो कोने बनते हैं वहां से लेके इसके सेंटर के बीच में जहां पर भी ये जितनी जगह है, अगर इसमें टॉयलेट, किचन या कबाड़ रख दिया जाए, उस घर में कभी सुख, शांति, समृद्धि नहीं रहेगी। किचन इसलिए क्योंकि राहु का दुश्मन सूर्य वहां पर स्थापित कर दिया तो दोनों लड़ पड़ेंगे। और टॉयलेट और कबाड़ तो इसकी चीजें है ही, और इसका काम है घर के अंदर दवाइयां लेके आना, कलेश करवाना, पैसे को खराब करना, और ऐसे हालात पैदा करना कि पैसा सारा खराब हो जाए और शहर छोड़ के भागना पड़े। राजा की कैद में नहीं जाएगा, यानी कि कानूनी तौर पे सजा नहीं मिलती ऐसे इंसान को, लेकिन आदमी शहर छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। ये इसके साथ हुआ।
इस धर्म स्थान का दरवाजा दोनों भवों के बीच बिल्कुल जिनका मालिक बृहस्पति होगा, अंदर 11 के साथ है। थोड़े शब्दों में जिस घर का ओके 11 के साथ होगा। थोड़े शब्दों में जिस तरह ग्रह चांद में अपनी नेकी न छोड़ी थी, उसी तरह खाना नंबर ने कुल दुनिया में से अपना संबंध न छोड़ा। दूसरे घर के अंदर अगर ग्रह बैठे हुए हो तो आदमी अगर संन्यास भी लेगा ना, तो जाकर के वो लोगों के बीच में बैठेगा। एकांत वाला संन्यास नहीं लेगा जिसमें अकेला जाके बैठ जाए। ठीक है। और चौथे घर के अंदर पाप भी कसम खाता है कि पाप नहीं करूंगा, समझे ना, जब तक उसको छेड़ा ना जाए। ये आगे बात करेंगे। अगर नाभि सारे शरीर का मध्य थी और बंद मुट्ठी के खानों 4 बच्चे के साथ लाए हुए खजाने का भेद था, तो चेहरे पर तिलक की जगह दुनिया में बच्चे के लिए बाकी सब तरह से मिलने मिलाने वाले खजाने का भेदी खाना नंबर 2 हुआ। कहते जो हमारी नाभि है वो जन्म कुंडली का चौथा स्थान हम मान सकते हैं। वहीं से ऑक्सीजन अंदर जाती रही है, वहीं से खाना पीना भी मिलता रहा है, समझ गए। तो वो बंद मिट्टी का भेद है, बंद मुट्ठी का भेद, यानी कि किस्मत में क्या आया, समझ गए, साथ क्या लेके आया। लेकिन अब साथ में क्या कहा गया कि खाना नंबर 4 में बच्चे के साथ रोए हुए खजाने का भेद था, तो चेहरे पर तिलक की जगह दुनिया के बच्चे के लिए बाकी सब तरह से मिलने मिलाने वाले खजाने का भेदी खाना नंबर 2 हुआ। कहता है उसको स्पोर्ट करना, बोलना कैसे है, उसको पाना कैसे है, ये तो खाना नंबर 2 के ग्रह ही तय करेंगे, जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है। इन 2 खानों यानी कि खाना नंबर 4 और खाना नंबर 2 का मिला जुला असर किस्मत का करिश्मा हुआ, जो ग्रह फल खाना नंबर 2 व राशि फल खाना नंबर 4 दोनों का सारांश भी कहा जा सकता है। खाना नंबर 4 बढ़ाता है चंद्रमा को और खाना नंबर 2 बढ़ाता है बृहस्पति को। दोनों मिले मिलाए माता पिता, यानी कि चंद्रमा माँ, बृहस्पति को पिता यहां गिना गया है। जनरली लाल किताब दादा को गिनती है, लेकिन यहां पर अगर 2-4 की बात हो रही है तो पिता को गिनती है। तो माता पिता का अकेला बृहस्पति जो दोनों जहानों का मालिक है होगा, जो बच्चे को मदद देने के लिए खाना नंबर 5 में सूर्य के साथ और खाना नंबर 11 में शनि के साथ जा मिलता है। बृहस्पति की इस लंबाई को सबकी लंबाई गिनते हैं, चाहे चेहरे की खाना नंबर 6 में देखे हों, चाहे पेशानी की। दूसरे चौथे घर में ग्रह हो, शनि 11वें में हो या सूर्य 5 में हो, तो इंसान के पास सुख ही सुख बरसेगा, भले ही बीमारी का ग्रह कितना भी प्रबल होकर के छठे घर में बैठा हुआ। बहुत सारी दुनिया देखी होगी आपने जो व्हील चेयर पे होगी, लेकिन बहुत अमीर होते हैं, उनकी केयर करने वाले 10-10 नौकर भी साथ चल रहे होते हैं। उनकी कुंडली में यही योग होता है कि दूसरे घर में चौथे घर के ग्रह आपस में मिल रहे हैं, और सूर्य भी अच्छी जगह है और शनि ने भी 11वां घर पकड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था के अंदर उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। पूरा ज्योतिष, पूरा ये जन्म कुंडली की 12 घरों की विवेचना में है। मैं सम्मेलनों में बार बार बोलता आया हूं कि भाई फरमान पढ़ो, फरमान पढ़ो, ग्रहों के फल मत पढ़ो। जो एस्ट्रोलॉजर भी ग्रहों के फल पढ़ता है वो जिंदगी में कभी भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है। अच्छा, संक्षेप में तिलक की खास जगह बृहस्पति का खाना नंबर 2 राहु केतु संयुक्त की बैठक की जगह मशनूई शुक्र की राशि भी है का दरवाजा है। खाना नंबर 2 में ग्रहों का असर खाना नंबर 8 के साथ पेशानी पर तिलक लगाने की जगह त्रिकोण या केतु का निशान, यानी खाना नंबर 2 में हर तरह से अकेला केतु हो तो हुक्मरान आसूदा विश्वास के साथ हुकूमत करने वाला होगा।
यानी कि बृहस्पति और केतु का मेल दूसरे घर के अंदर इंसान को हुक्मरान भी बना सकता है, क्योंकि ऐसे में 8वें घर में राहु हुआ। तो ऐसे इंसान अगर कहीं किसी भी जिस भी फील्ड में जा रहा है उस टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंच सकता है। शर्त यह है कि 11वां घर भी किसी न किसी रूप में आबाद हो और 5वें घर के अंदर भी कोई शुभ हो, जो सूर्य को अच्छा कर रहा हो, बुरा ना कर रहा हो। तो साथ में ये शर्त हो गई। अंगूठा, चाहे हाथ का चाहे पैर का, जिस तरह सिर के ढांचे का मालिक बुध और उसके अंदर दिमागी खानों में हवाई ख्याल की लहरें पैदा करने की ताकत का मालिक राहु है, इसी तरह ही इंसानी दिल का मालिक चंद्रमा है, जिसके अंदर लहरों को उछालने या गिराने की ताकत का बाकी ग्रह चाल राहु या केतु दोनों संयुक्त है। इस पाप की बैठक खाना नंबर 2, जिसमें शनि का आधार नहीं मानते, इंसानी अंगूठा पर मानी गई है। अंगूठा जिस तरह लंबा होगा उसी तरह ही ज्यादा शहुत यानी कि हवस वासना पर काबू पा सकने वाला होगा। इंसान का अंगूठा जितना लंबा होगा, ऐसा इंसान उतना ही धैर्य रख करके, हवस हर इंसान में है, वासना हर इंसान में है, कोई आदमी हो कोई औरत हो, जितना लंबा अंगूठा उतना उसके अपने ऊपर कंट्रोल होता है। अंगूठा जिस तरह मोटा होगा उसी तरह ही ज्यादा दरिद्री होगा। अंगूठा जितना मोटा हो, इंसान उतना ही दरिद्री होता है। नहाना धोना हर चीज में आलस करना, समय किसी काम को समय पर पूरा ना करना, ये मोटे अंगूठे वालों का काम है। अंगूठा जिस तरह छोटा होगा उसी तरह ही ज्यादा वहशी व हवानी ताकत ज्यादा। अंगूठा जितना छोटा होगा, गठा हुआ होगा, इंसान उतना ही गुस्से वाला और कभी भी मार पिटाई कर देने वाला होगा। तो आज आप सब एक हिस्से के तो एस्ट्रोलॉजर बन गए। अब आपकी नजरें सबके अंगूठों पे जाएगी, है? लंबे अंगूठे वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। अंगूठा अगर सीधा रहता हुआ मालूम हो या खुद अंगूठे की नाखून वाली पूरी पोरी पीठ की तरफ झुकी हुई हो, इसकी धन दौलत दूसरे दुनियावी साथियों के काम बहुत लेंगे, नरम दिल होगा। कहने का मतलब ये है, इस तरह से ये सीधा अंगूठा, ठीक है, ये सीधा अंगूठा है। और ये जो झुक गया है, ये पीछे आप देखिए, ये वाला पोर्शन जो इसका, ये वाला पोर्शन जो झुका हुआ इधर पीठ की तरफ को, ऐसे ये मैं एक बार फिर कर दूं, ये वाला जो झुका हुआ पोर्शन है इस तरह से, जिसकी पीठ इस तरह से मुड़ जाए, ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपनों का ख्याल रखने वाले होते हैं, गैरों को भी मदद दे देने वाले होते हैं, और इसका रुपया पैसा धन दौलत दूसरों के काम भी आता है, ठीक है। और अगर किसी का ये पूरा ना झुकता हुआ हो इस तरह से, मेरे से भी ज्यादा झुकने वाले लोगों का अंगूठा होता है कि इससे भी ज्यादा झुक जाता है, वो उतने ही अच्छे होते हैं। लेकिन किसी का ना झुकता हुआ हो तो पंजाबी च कहंदे या कहंदे चुंडी भी नहीं बटाता। यानी ऐसा आदमी नहीं छोड़ता कुछ भी, ठीक है। ठीक है। नाखून वाली पूरी कुंडली का खाना नंबर 6, मन मर्जी केतु संबंधित। जिस तरह हथेली की तरफ झुकी जाए उसी तरह ज्यादा उसकी धन दौलत दूसरों के काम लगे और वह खुद नरम दिल होगा, उल्ट हालत में उल्ट नतीजे होंगे। उम्र का हिस्सा तासीर संबंधी ताकत, बचपन फैलाना, रूहानी आध्यात्मिक ताकत। वैसे इसमें जो हिस्सा छूट गया है मैं वो बता देता हूं, बाकी तो वक्त के साथ सीखोगे। इसमें कहा गया कि जिस तरह सिर के ढांचे का मालिक बुध और उसके अंदर दिमागी खानों की हवाई ख्याल की लहरें पैदा करने की ताकत का मालिक राहु है, इसी तरह ही इंसानी दिल के मालिक चंद्रमा है, जिसके अंदर लहरों को उछालने या गिराने की ताकत बाकी ग्रह चाल पापी राहु केतु से संयुक्त है। अब ये मेरे को एग्जांपल से समझाना पड़ेगा, क्योंकि
लाल किताब की एक विडंबना रही है कि किसी ने भी इसको क्लैरिफाई नहीं किया कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो मैंने इतने साल इसको सीखने में ही लगाए। मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया था, मैं उसी तरह से आप सबको सिखाता हूं। ये जसवंत राय जी ने मुझे, जो हमारे रिश्ते में ताया जी भी लगते थे, उन्होंने बताया था। और वो क्या बताया, कहते एक गुच्छे के अंदर 10 चाबियां हैं। एक गुच्छे के अंदर 10 चाबियां हैं, और जो राहु पर प्रभावित इंसान होगा, जिसका राहु खराब होगा, वो इंसान ताले की शेप को नहीं देखेगा। एक चाबी पकड़ेगा सीधी लगाएगा, दूसरी चाबी पकड़ेगा तीसरी लगाएगा, हो सकता है 10वीं चाबी ही लगे उसे। तो ये हुआ राहु खराब। लेकिन अगर बुध अच्छा हो तो राहु अच्छा होता है। तो ये अच्छे वाले कौन हुए, जिसका बुध भी अच्छा हो गया, राहु भी अच्छा हो गया? वो पहले ताला पकड़ेगा, उसका होल देखेगा, इसके होल की शेप क्या है, वो 10 चाबियों में से फिर ढूंढेगा कि ये वाले होल के अंदर जाने वाली चाबी कौन सी है। उसको पकड़ के पहली नहीं लगाएगा तो दूसरी लगाएगा और ताला खुल जाएगा। तो आपके बच्चों को टेस्ट करना कितना आसान हो गया। ठीक है, लोगों को थोड़ी आप चाबी ताला लेकर के बैठाओगे, लेकिन घर पे बच्चों को तो देख ही सकते हो ना कि कौन कैसे काम कर रहा है। इसने पहले ताले को समझा, फिर चाबी को समझा, तब लगाया, या जो हाथ में आ रही है वही लगा रहा है, जो हाथ में आ रही है वही लगा रहा है, तो इसका मतलब बुध राहु खराब है। तो ये इंसान का बेस होता है। अगर बेस सही हो तो आगे जिंदगी अच्छी निकल जाती है, यानी बुध राहु सही हो तो अच्छी जिंदगी निकल जाती है, वरना मामला खराब हो जाता है। ठीक है। तीसरा, जो चंद्रमा की बात, जो अंगूठे वाली बात आई, अंगूठा मंगल का स्थान है सही मायने में, लेकिन ये अंगूठा मन से चलता है। इसका मैंने एक एपिसोड बनाया जो मेरे YouTube पे पड़ा है कि खराब चंद्रमा ही इंसान को बनाता है ज्योतिषी। ये YouTube के ऊपर मेरा एक एपिसोड पड़ा है, वो सम्मेलन में मैंने बोला था। तो यहां पर ये थ्योरी बनती है कि जब पूर्णिमा आती है तो दुनिया के अंदर जिनका भी मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो पागल खानों के अंदर है, बेटा उस दिन वो बहुत भड़कते हैं। हर पागल खाने के अंदर पूर्णिमा के दिन डॉक्टरों की और वहां पर जो अटेंडेंट लोग हैं उनकी स्ट्रिक्टली तौर पे ड्यूटी लगती है कि आज के दिन छुट्टी नहीं हो सकती, कोई भी भड़क सकता है। ये पूरी दुनिया के अंदर पागल खानों का स्नेच हुआ। और पूरी दुनिया में एक और चीज होती है, और वो क्या होती है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, पानी उछलता है, आगे जाता है, उसकी कोशिश होती है आसमान को छू ले। इसलिए पूर्णिमा वाले दिन मछुआरे समुद्र के अंदर नहीं उतरते ज्यादातर। ठीक है। ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा लहरों को ऊपर नीचे करने के लिए राहु केतु का सहारा यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेता है। और ये गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमारे समुद्र में नहीं है, हमारे जो मन का समुद्र है वो है हमारा दिल। और जिस तरह का आदमी दिल होगा उसी तरह का उसका अंगूठा होगा। यानी कि छोटा अंगूठा वैशी, सीधा अंगूठा बहुत अच्छा नहीं, ये मोड़ने वाला, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। समझे? तो ये अंगूठा ही तय कर देता है। लेकिन एक और चीज तय करता है,
चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो इंसान का शुक्र खराब हो जाता है, और इंसान जब सेक्स करने लायक नहीं रहता, या जवानी के अंदर भी जो इंसान इस लायक नहीं होता है, उसके ये अंगूठे के अंदर यहां दर्द होने लगता है। और इसको इस तरह से करो तो प्रॉब्लम, और जो हम पटाखा बजाते हैं ना उंगलियों के, ये बजा रहे, उसके ये अंगूठे के अंदर पटाखा बज ही नहीं पाता और उसमें दर्द उठता है, उसको कहते हैं शुक्र खराब। लेकिन उसके शुक्र खराब के पीछे रीजन होता है चंद्रमा, कि खून का, हमारे शरीर का पानी ही खराब है, और पानी खराब होगा तो पानी के साथ मिलकर के खून बनता है, तो खून भी खराब हो गया। और पानी और खून दोनों खराब हुए तो शुक्र यानी कि आदमी का वीर्य और औरत के अंडे बनेंगे कैसे? ढंग के बने नहीं सकते। तो ये इतने बड़े खुलासे ये फरमान में ही संभव है, ये और कहीं थ्योरी नहीं लिखी हुई, ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ फरमानों में है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में आपको इंटरेस्ट तो बहुत आया होगा, क्योंकि इतने बड़े खुलासों की तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी जिस तरह के आज आपको दिए गए। लेकिन अब यहां आके मैं फंस गया हूं, कुंडली दिखाने वाले ज्यादा हैं और इस ज्ञान पे चर्चा करने वाले कम हैं। तो आज कुछ और करते हैं हाथ खड़ा होने के बजाय। ठीक है, आज जो नमस्ते करेगा उससे मैं ये समझूंगा कि इसके अंदर जो कोई नहीं समझा है सिर्फ उसी की बात करेगा, और अगर कुंडली दिखाने वाला हुआ उसको इमीडिएटली हटा दिया जाएगा क्योंकि कुंडली बाद में देखी जाएगी। तो अभी नमस्ते वाले ही ठीक है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर कोई बात होनी चाहिए। संजय सिंह राठौर, गुरुजी प्रणाम। खुशियां दाता सदा सुखी रहे। गुरुजी दूसरा घर गौशाला का भी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। गाय रखने का माना जाएगा। नहीं, जैसे गौशाला में मंदिर भी होता है। नहीं देखो राजे, ये इस तरह से हम संभावना जोड़ेंगे तो वो तुकबंदी होती है। पहले पूरा पढ़ के अपने आप जोड़ के एक परफेक्ट चीज निकालना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गौशाला नहीं, मंदिर का मतलब मंदिर। ठीक है हाँ, गुरु। गाय रख सकते हो, गौशाला नहीं बना सकते। अपने काम धंधे के लिए गाय जो रखना वो दूसरा घर में हम मानते हैं। ठीक ठीक है गुरुजी। ठीक है, ठीक है और गुरुजी। कोई सवाल पूछना चाहे नमस्ते करके? आशीष कुमार गुप्ता, हेलो। हाँ हेलो आशीष, जी, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया दूसरे घर में अशुभ ग्रह है हम्म, तो डिवोर्स भी होते हैं। अशुभ नहीं, मैंने शनि कहा है। हाँ, शनि अशुभ। अशुभ शनि, हाँ। हाँ, अशुभ शनि। तो गुरुजी कहने का मतलब दूसरे घर में अगर वो सोया हुआ है तब भी वही असर आएगा? तब भी वही असर आएगा। तो गुरुजी इसका उपाय कुछ हो सकता है? इसका उपाय है बेटा, शरीर पर कभी भी सरसों का तेल ना लगाना। जी। हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के किसी गरीब को दान देना। जी। हर रोज दूध, दही या देसी घी का इनमें से कोई एक तिलक अपने माथे पर लगाना, और हफ्ते में एक बार दही के साथ स्नान करना। पर मैं बता दूं, इसके साथ थोड़ी सी शांति होगी, गृहस्थी खराब ना हो, ऐसा नहीं होगा। और गुरुजी दूसरे चौथे जैसे आपने बताया था 9वें 10वें और दूसरे चौथे में ग्रह हों, हाँ, तो तो बेटा अब यूट्यूब 9वें के में ऊपर नहीं ये है, वीडियो, क्या चीज? 9वें में कोई ग्रह नहीं है लेकिन दूसरे चौथे और 10वें में ग्रह है, 9वें में दूसरे नहीं है। चौथे बहुत अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं है बेटा, और शनि दूसरे में है। क्योंकि 4 शर्तों में से 3 पूरी हो रही हैं, जी जी। तो ये अच्छा है।
ठीक है, जी खुश रहो, सुखी रहो। योगेश शर्मा, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी, एक आपने बताया था ग्रह मुश्तरका बद मुट्ठी में असर भला ही देते हैं, इसका वो एक्सप्लेनेशन रह गया था गुरुजी। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इसी को सुनना था और इसका एक्सप्लेनेशन रह गया। हाँ बेटा, इसके दो हिस्से हैं। एक है, एक अकेला ग्रह बैठा हुआ हो तब भी मुश्तरका होता है, उसका उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तब दोनों ही ग्रह, यानी कि जैसे समझिए ना कि राहु केतु शुक्र के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो शुक्र 1 में बैठे, 4 में बैठे, 7 में बैठे, 10 में बैठे बहुत ज्यादा बुरा फल नहीं देता, ठीक है। और इसमें से जो उसका नेगेटिव पार्ट है उसका उपाय करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा इसका बात यह है कि मान लो 3-4 ग्रह इकट्ठे ही बैठ जाएं, ये बुरा फल नहीं देंगे। 1, 4, 7 और 10। एक गुरुजी और क्वेश्चन था। हाँ हाँ ठीक है। वैसे शाबाश, तूने अच्छा जैसे क्वेश्चन गुरुजी किया था। हाँ जी, वो रह गया था गुरुजी, मैं थोड़ा सुन रहा था मैं कि एक गुरुजी हाँ। जैसे ये पेशानी आपने बताया कि ये वाला एरिया होता है माथे के बीच में, भौहों के बीच वाला ना, हाँ हाँ अगर यहाँ पे जुड़ जाए और बाल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि शनि यहाँ पे आ गया और इसको फिर निकलवा के रखना चाहिए जैसे आपके हैं। मेरे जुड़े हुए हैं ना गुरुजी, इसलिए टेंशन हो गई। टेंशन क्या हो गई? शनि की दृष्टि पड़ रही है वहां बेटा। हाँ जी, हाँ जी, इसको निकलवा के रखना चाहिए ना गुरुजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। अगर कहीं से शनि दृष्टि मार रहा है तो वो बुरा नहीं है। अच्छा, अगर शनि दूसरे में बैठा ही हो तो दिक्कत हो सकती है। फिर भौमें निकलवा देनी चाहिए ना ये। हाँ, नहीं मैं वही करूं, मैं निकालने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा बेटा, बात को समझो। अच्छा, ठीक है, कि अगर दृष्टि पड़ रही हो तो ये बुरी नहीं होगी। हाँ, मेहनत की आदत देगी, समझिए ना। लेकिन हाँ अगर जी। बैठा ही हो दूसरे घर में शनि तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है दैट केस तुम डिसाइड कर सकते हो कि रखने हैं या नहीं रखने, ठीक है। गुरुजी। हाँ, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। और कौन रह गया? परवीन वर्मा। नमस्कार गुरुजी। खुश हैं दाता, सदा सुख पाएं। गुरुजी, मैं ये पूछा था, जैसे आपने ये कहा कि चंद्र खराब तो शुक्र खराब, ठीक है गुरुजी। तो आपने ये कहा था कि अगर 12वें में शुक्र है, 12वें में शुक्र है तो शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। और किसी के 12वें में अगर चंद्र हो, केतु और शुक्र हो, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि केतु के साथ चंद्र बुरा? बात तो ठीक है, लेकिन ये लंबी थ्योरी की बात हो गई और कुछ नहीं। चलो गुरुजी, मेरे मन में सवाल आया था तो हाँ, मैंने थोड़ा सा पूछा। शुक्र और केतु अगर 12वें घर के अंदर हो, ये बहुत ही अच्छा योग होता है, बुरा नहीं होता। लेकिन शर्त ये आदमी अय्याश होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर चंद्रमा भी साथ में बैठा हुआ है, वो हर खुशी के भर गम देने वाला इंसान है इंसान को। और 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो शनि खराब हो जाता है। शनि खराब होने का मतलब स्वभाव खराब हो जाता है, और स्वभाव खराब होना यानी कि भविष्य के अंदर शरीर को खराब करते चले जाना, और साथ में संकुचित मानसिकता देने वाला भी 12वें घर का चंद्रमा बन जाता है, क्योंकि शनि खराब हो जाता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र, चंद्र और केतु, इनका जब भी केतु का समय आएगा तो शुक्र और केतु दोनों का फल मिलेगा। जब भी शुक्र का समय आएगा, शुक्र और केतु दोनों का फल मिलेगा। लेकिन चंद्रमा का जब समय आएगा तो इंसान बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। गुरुजी जैसे, हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल। और गुरुजी एक ये था कि जैसे सूर्य के साथ अगर ग्रह बैठे हैं, जैसे बुध बैठा है और बृहस्पति बैठे हैं किसी भी घर में, नहीं बेटा, तो अपनी जन्म वो कुंडली मत आसमानी जाते बचवाओ। हैं। अच्छा। ऐसे जन्म कुंडली वाचना ठीक नहीं है, इससे अच्छा नहीं, तो मैं नहीं बचवा रहा गुरुजी।
मैंने देखा था कि काफी कुंडलियों में देखा था कि वो अस्त होते हैं, तो मैंने कहा था कि अस्त जो ग्रह होते हैं वो उनका प्रभाव उतना ही रहता है या कम हो जाता है, बस ये बेटा कोई भी ग्रह अस्त नहीं होता, कोई भी ग्रह वक्री लाल किताब नहीं मानती। ठीक है गुरुजी, मैं बस यही लाल पूछना किताब था। की ही बात करूंगा, मैं किसी और हाँ ज्योतिष की बात नहीं हाँ, तो करूंगा। गुरुजी मैं यही तो, मैं इतने दिनों से कभी और जगह से देख रहा था, तो वो कहते थे कि सूर्य के साथ ग्रह तो वो अस्त है, तो मैंने बस यही थोड़ा सा पूछा। बस एक बात का ख्याल रखना, यहाँ जब भी आप बैठे खाली प्याला लेकर के बैठना, भरा हुआ मटका लेके मत बैठना, मतलब क्योंकि गुरुजी, भरे हुए मटके में और पानी डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं गुरुजी, मैं भरा हुआ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खाली हूँ, बस थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो मैं दाएं बाएं से थोड़ा देख रहा हूँ, आपके वीडियो देख रहा हूँ। कल मैंने आपने जो वीडियो का जिक्र किया था वो नहीं, मैंने ठीक रात को किया, ही अच्छा देखा था। किया। हाँ, कोई बुरे सवाल नहीं थे तुम्हारे, अच्छे सवाल थे बेटा, हाँ कोई जी, दिक्कत नहीं। ठीक है, सुखी प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश सुखदेव। अच्छा, ये और कोई? शुभ जैन, शुभ जैन। आवाज आ रही? हेलो। हाँ शुभ, बोलो रजे। मैं वर्षा जानू, ये मेरे बेटे के नाम से है। जय माता दी गुरुजी। खुश है बेटा, सुखी एक्चुअली रहे। मुझे चालू करना नहीं आता ना, तो बेटे से ही कोई बात करवाई नहीं थी। बेटा, कोई बात नहीं, बोलो। ये ना मैं पूछना चाह रही थी, जैसे सेकंड हाउस में चंद्र और राहु है और हम्म, 8th हाउस में केतु है, तो चंद्र हम्म, का फल तो बुरा ही हुआ ना फिर, क्योंकि केतु की दृष्टि जा ही रही है। एक मिनट। चंद्र के साथ राहु हो या केतु हो, चंद्र खराब ही माना जाएगा, हाँ, है ना। और तो हम इसको शनि को कैसे जज करेंगे? शनि 9th हाउस में हो। अरे ठहर जा देवी, ठहर जा। ठीक है? यहाँ पर जब भी चंद्र और राहु का यहाँ पर या चंद्र और केतु का यहाँ मिलन होता है, तो इंसान को जुकाम, डस्ट एलर्जी या निमोनिया, इनकी दिक्कतें आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कईयों के बहुत ज्यादा होते हैं, कईयों के वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। पर गुरुजी, ऐसा नहीं है, जुकाम तो नहीं है, पर इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। ये हमारे कुछ हस्बैंड का ही है। हाँ, उनके सुनना, दूसरे भाव में चंद्र और राहु एक है मिनट, और मैंने कहा 9th ना हाउस कुंडली में नहीं देखनी। शनि। नहीं नहीं, कुंडली नहीं देखनी, मैं तो अब योग देख सुनना रही फिर, थी। मैं बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। ये जो शरीर के अंदर जो ठंडापन होता है, उसी को निमोनिया बोलते हैं, जो ठंडक बाहर निकलती अच्छा है। जी जी। उसके कारण कोई भी बीमारी संभव हो जाती है। उसका कारण ये है कि दूसरा और 7वां घर भी मौत के साथ, यानी कि हमारी उम्र को कम करने के लिए कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी। ठीक है? तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को पहले ठंडक की दिक्कत आती आती है, वो बात अलग है कि कौन से अंग पे आती है। ठीक अच्छा है? जी ये जी चीज, जी। उसका इलाज एक ही है कि गाय के बछड़े के आगे वाले पाँव में, राइट साइड के पाँव में चांदी का कड़ा पहना दो, जी। और कांच की बोतल के अंदर दूध भर के कांच का ढक्कन लगा के वीरान जमीन पर। अच्छा जी। अब राहु भी है, तो घर जी के नॉर्थ वेस्ट, जी। नॉर्थ वेस्ट और इनके बीच का जितना भी स्थान है, उसके अंदर अगर टॉयलेट, किचन या कबाड़ होगा तो तकलीफें ज्यादा रहेंगी, इसलिए वहां नहीं होना चाहिए। घर की मन की सुख शांति खराब रहेगी, अपनों के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। समझ गई? ठीक है सर। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। अच्छा जी, अब कौन है? विशाल भारद्वाज जी। जय माता दी गुरुदेव, पैरी पौना। खुश है, सुखी रह। क्या हाल है पुत्र? बढ़िया गुरुदेव, सब कुछ बढ़िया। तुझे क्या मैं पूछने की हाथ जोड़ जरूरत के, पड़ी? नहीं मैं हाथ जोड़ के बैठा नहीं, मैं क्या मेरा नंबर आ जाए। तू मैं टोपी गुरुदेव जी ये पूछना, हाँ जी, बोल बोल बेटा। मैं पूछ रहा सी अपने वास्ते और सब वास्ते ही कि राहु दूजे घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। कवड़िया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए पुत्र। ठीक है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि किते जी ना इकट्ठे बैठन ते ज्यादा जिंदगी ਨੂੰ सुकून ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, ठीक है जी, हाँ। ठीक है जी। भाई अब सोनू कुमार ने हाथ उठा रखा है, पक्की बात है वो जन्म कुंडली ही दिखाना चाहता है, बहुत देर से है, इसकी ले ले बेटा। जी सर, सोनू नाम है मेरा। जी, डेट ऑफ बर्थ, सर 27/5/1997। टाइम सर। 3 बजे सुबह के, श्री गंगानगर राजस्थान। जी गुरु जी, कुंडली इनकी दिखा बेटा महादशाएं। जी, इनकी रनिंग महादशा गुरु जी राहु की है। जी, 1 मिनट, 2 6 10 5 और करंटली है 10 5 2 6। अंतर अंतर गुरु जी बुध का चल रहा है इनका 5 जून 22 से 24। 3 3 8 6 2 9। वापस कुंडली पे जाओ बेटा। नौकरी की तलाश कितनी चल रही तेरी? बहुत चल रही है गुरुजी, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम मैं नहीं भाई, निकल रहे मेरे। हाँ, गैस, एसिडिटी, कब्ज? हाँ, कभी कभार बन जाते हैं। अच्छा, अभी तुम जिस घर में रह रहे हो, जी, ये घर तुमने किससे लिया था? ये सर मेरे दादाजी का ही है, इसमें 3 भाई ये ये रहते दादा हैं, लाई पापा घर और ये। है, जी ये दादा लाई घर है ना? जी जी। अच्छा, तुम्हारे छोटे मामा का क्या हाल है? छोटे मामा का ठीक नहीं है, शराब पीते हैं बस, गृहस्थी सही नहीं खराब है चल ना? रहा उनका। हाँ जी हाँ जी, सिस्टम सही नहीं है। हम्म, चल। और चंद्रमा, 1 मिनट, बृहस्पति आगे है, ठीक है, और चंद्रमा इधर। तेरी माँ के स्वास्थ्य का क्या हाल है? माँ की किडनी फेल हो गई थी 2019 में, दिवाली पे डेथ हो गई उनकी। बिल्कुल। अब 2 ग्रह हैं बेटा जिनकी 8वीं दृष्टि पड़ती है। जी एक मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, एक शनि की 8वीं दृष्टि होती है। जी तो तेरे मंगल की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर जी और उसके साथ में राहु। जी लगन कुंडली में नहीं है, ये वशिष्ठ कुंडली के अंदर आता बेटा। ठीक। ये कैंसर कारक योग है, यानी कि किडनी लीवर फेल करने वाला या ना ठीक होने वाली बीमारी। और तेरे मामा की बुद्धि को भी बीमारी लगी हुई है, जो मामा बर्बाद हो रहे हैं छठे घर में ये, ठीक है। जी और ये तेरे को भी नौकरी के मामले में धक्के खिलाने के लिए बैठा हुआ है, और तेरे को गैस एसिडिटी बना करके भविष्य के अंदर पत्नी और पुत्र के सुखों को कमजोर करेगा, शादीशुदा जिंदगी को डिले भी कर सकता है। ठीक। और तीसरा, अगर तू किसी के घर में जाकर के रहा किराए पे या उससे प्रॉपर्टी खरीद के जिसके पुत्र ना हो, तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक। इसीलिए अपने आप को ठीक करने के लिए सबसे पहले एक कुत्ता पाल ले। कुत्ता पालने के थोड़े दिनों बाद वो मर जाएगा या भाग जाएगा, तो 1 हफ्ते में दोबारा कुत्ता लेके आइयो। और हर मंगलवार को तूने कुछ कन्याओं को थोड़े से चावल और थोड़ी सी मिश्री देनी है, छोटी छोटी कन्याओं को। ठीक। अगर तू ये करेगा तो तेरी नौकरी बहुत बहुत जल्दी लग जाएगी, और भविष्य में तेरे को स्वास्थ्य की दिक्कतें नहीं आएंगी। जी ओके, गुरुजी, इसके अलावा कुछ पूछ सकता हूँ मैं? 1 मिनट। भविष्य में तू इतने ज्यादा अच्छे कर्म करेगा कि अपने आप को लुटाएगा, और जर जोरू जमीन का झगड़ा तेरी किस्मत में पड़ा ही रहेगा। और यानी कि बेवकूफी भरे इमोशनल वे में काम करना, वो तेरे लिए तकलीफ दे हो जाएगा, तो ये मत करियो। और हर शनिवार को नहीं, दान दे सकता है तवा, चिमटा या अंगीठी, ठीक है। हाँ बता, क्या जानना चाहता बेटा? एक गुरुजी, मेरी चमड़ी में ना जैसे सर्दियों में फट जाती है, सफेद हो जाती है पपड़ी पूरी चमड़ी पे, मैंने और तेरे को वहियां पहले फट हिंट जाती दे है दिया, बिल्कुल। कैंसर कारक योग है ये। ओके, मैंने इसका उपाय दे दिया बेटा। जी जी ओके, ये कर, सब ओके ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी जी, धन्यवाद बताओ गुरुजी। बेटा,
जय माता की। जय। तो इसमें एग्जाम्पल क्या रहा, मेरा भी एक सम्मेलन था यहाँ पर, मैं भुवनेश्वर में था, तो वहां पर मैंने बताया कि मंगल शनि राहु जब भी मिलते हैं ये भी कैंसर देते हैं, मंगल शनि केतु जब मिलते हैं ये भी कैंसर देते हैं। तो कैंसर कैसे, मंगल और राहु का छठे घर में होना ये मामा को बर्बाद करने के लिए काफी है। और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, और जिसके कारण कि राहु यहाँ 7 में मंगल के अंदर ही घुल गया, और 7 में मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ गई, तो इसकी माँ भी किडनी फेलियर से गई है, इसकी अपनी चमड़ी के ऊपर भी दिक्कत हो रही है, लगन के अंदर शनि बैठा हुआ है और बुध को साथ लेकर के बैठा हुआ है, तो बुध होती है चमड़ी, ठीक है। तो इसके कारण इसके साथ में ये हालात बने। जैसे ही ये शनिवार को तवा चिमटा अंगीठी और कन्याओं को दूध मिश्री चावल देने लगेगा, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, हटाओ बेटा इसे। अब बेटा कोई और है जिसकी बहुत ज्यादा कोई जरूरत हो और उसे एग्जाम्पल कुंडली बनाया जा सके? जी गुरुजी, एक दिव्या थी, इन्होंने कमेंट डाला था कि घर में बीमारियां नहीं जा रही थी, हर कोई बीमार है। लाओ, राहु ही मिलेगा। मंगल बद, शनि खराब और राहु का साथ, ये बीमारी कारक होता है। और इन सब का बाप बृहस्पति खराब या बुध खराब सारे परिवार को बीमारियां देता है। और बृहस्पति स्वयं तो खराब होता नहीं, तो उसके दुश्मन ग्रह जो होते हैं वो उसको खराब करते हैं उनके घरों में बैठ के। ये आपको इसीलिए बता रहा हूं, जब ये एग्जाम्पल कुंडली सामने आएगी तो सामने नजर आ जाएगा। या फिर उसके दुश्मन ग्रह की दृष्टि पूरे परिवार को बीमार करते हैं, ठीक है। इसमें एक योग होता है, शुक्र 3 में हो बृहस्पति 9 में हो तो सारा ही परिवार बीमार होता है। गुरुजी, दिव्या शायद लेफ्ट कर गई है सेशन। अच्छा, लेफ्ट कर गई हैं, तो जी बेटा फिर ज्यादा सीरियस नहीं था मामला उसका। ये समता करीर, समिता करी, इसको ले लो बेटा। जी। नमस्कार गुरुजी। खुश है बेटा, सुखी रहे। गुरुजी मेरे घर में बताइए। हाँ जी, जन्म 25 अप्रैल 1988। 25 अप्रैल, हाँ जी, 25 अप्रैल 1988। जी। टाइम 9:50 सुबह के मॉर्निंग के। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ? जलंधर सर, पंजाब। क्या दिक्कत है बेटा? गुरुजी 10 साल हो गए मेरे ना, ससुराल में बड़ा ही लड़ाई झगड़ा रहता है, और ना बाहर जाने के नाम पर हमारे बड़े पैसे खराब हुए हैं, बड़े लाखों रुपए खराब हो गए हैं। 2 बार हस्बैंड गए हैं तो दोनों बार वापस आ गया। अब भी जिद है कि ये हमें जन्म कुंडली किसकी है पहले ये बता। ये मेरी है गुरुजी। ये तेरी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, भभूति कहाँ की लाती है? एक बार ना हमें लगा था कि हस्बैंड को किसी ने कुछ किया है, तो विभूति लाए थे हम, अभी भी शायद होगी घर पे, मुझे लगता है। उसके बाद क्या क्या खराब हुआ? सब कुछ 10 सालों से ऐसे ही चल रहा है, पैसे खराब हो रहे हैं, घर में इतनी लड़ाई झगड़े रहती हैं, बाहर के नाम पे पैसे इतने अभी खराब हो रहे हैं। दूसरा बताता हूँ। ये आप सब लोग ये योग नोट कर सकते हो कि शनि अगर जन्म कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ हो और दूसरे घर के अंदर चंद्रमा या शुक्र बैठ जाए, तो घर में ना सुख शांति होगी और ना ही समृद्धि होगी। परिवार, पैसा, जीवन साथी खराब होने का कोई ना कोई बहाना जिंदगी के अंदर बनता ही रहेगा। तो यही चीज इसके साथ में बैठी हुई है, जबकि विदेश जाने के योग भर भर के इसकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं।
लेकिन ये जिंदगी में सुख ना पाए, समृद्धि ना रहे, सुख शांति ना रहे, इसकी वजह से, इसका उपाय ना होने के कारण इनकी कोई भी चीज सुखीपन पे नहीं जा रही है। और अगर ये बच्चा खुद अपनी तरफ से प्रयास भी करे तो सुख आते खुद ही लड़ पड़ेगा। सही बात है। सही बात नहीं बेटा, मैं जो बोलता हूँ वो 100% होती है। ओके, तो इसका उपाय है, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दें। और शनिवार दोपहर को उसके मुंह के साथ रस्सी बांधनी है और चारों रस्सियां नीचे लटकानी है, यानी कि एक रस्सी ऐसे बांधेंगे, एक ऐसे बांधेंगे, तो वो रस्सी गले पे बांधने के बाद नीचे आ जाएगी, नीचे आके भी गांठ मार के उसके साथ में कोई पत्थर या ईंटें बांध दो। नहीं गुरुजी, शनिवार को रस्सी किसके साथ बांधनी है? वो लोटे के साथ। बाकी आगे तो प्रोग्राम में देख लियो जब यूट्यूब पे चढ़ेगा, ठीक है? हाँ। और उसके ऊपर बांध के लोटे के साथ में उसको नाव में बैठ के चली जा, या किनारे में थोड़ा अंदर जा करके उसको किसी खड़े पानी, जिसे झोड़ भी बोलते हैं, जिसे तालाब भी बोलते हैं, जिसे झील भी बोलते हैं, उसके अंदर छोड़ दे। खड़ा पानी होता है। और अगर ये खुल जाए तो अगले शुक्रवार को फिर भर के शनिवार को दबाना। अगर ये ना खुले तो एक बार कर दिया मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा, 6 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और 6 साबुत बादाम लेकर के जल प्रवाह करने। अगर गुरुजी जल प्रवाह ना करें तो मंदिर में डिस्कशन नहीं, वो बाद में कर लेना मनप्रीत से, ठीक है? और अगर चमड़े की जूती खो जाए, गुम हो जाए, मंदिर से चोरी हो जाए, तो कोशिश करनी उस साल के अंदर चमड़े का जूता ना पहना जाए। चमड़े का पर्स, लोहा, जब भी तुम अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने जाओ और चमड़ा या लोहा लाना पड़े, साथ में खिलौने जरूर लेके आने हैं, वरना ये शनि बहुत नुकसान करेगा, ठीक है? और तुम्हारे घर के मंदिर के अंदर पीतल की घंटी रखी होगी, पीतल की जोत रखी होगी, उनको अपने घर से निकाल दो, ठीक है? और वहां पर मंदिर के अंदर 2 किलो चावल सूती कपड़े में बांध के थोड़ा चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के वो रख दो, और घर में से सारी भभूति निकाल दो। कोई ताबीज हो तो वो भी निकाल दो। मात्र इतने से उपाय करके देख, सारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। ओके गुरुजी, अगर मैं पीआर की फाइल यहीं से लगाऊं तो काम बन सकता है मेरा? बेटा अगर ये उपाय कर दिए तो तेरी पीआर भी हो जाएगी और सब अच्छा भी हो जाएगा। अगर नहीं किया और फिर भभूति ले आई तो पागल बन के घूमोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हटा बेटा। रविंदर शर्मा। जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा, खुश रहो। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। हाँ जी, उसकी 26/8/2004 6:50 शाम को, पानीपत। ये कुंडली है गुरुजी इनकी। दिखा बेटा, माँ दशांत जी। रनिंग महादशा गुरुजी इनकी चंद्र की है, 2018 से 28 का। शुक्र और चंद्र 7, 11, 2, 5, 4, 9 अंतर। अंतर गुरु शनि की चल रही थी। 7, 7, 7, 11, 2। ला दिखा जरा 7, 11, 2 क्या है? 7, 11, 2। हाँ बेटा, क्या जानना चाहता है इसके लिए? गुरुजी, ये बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है और इसी मंथ के लास्ट में इसका एग्जाम है जेईई मेंस का, तो क्या ये सक्सेस हो पाएगा? ये घर पे ही है या घर से दूर है? अभी घर पर ही तैयारी कर रहा है। ये कोचिंग ले रहा था पहले। हाँ, पहले कोचिंग ले रहा था, तब दूर था। नहीं, घर से ही ले रहा था, पानीपत से कोचिंग ले रहा था ये, आकाश इंस्टीट्यूट से। घर पर रहकर ही कोचिंग ले रहा है। इसकी माँ का क्या हाल है बेटा? माँ की हेल्थ ठीक नहीं रहती, इसकी एलर्जी वगैरह रहती है और पेट भी खराब रहता है उसका।
गैस एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है। तेरे साथ विचार मिलने में इसको कितनी दिक्कत आती है? बेटे को या मेरी वाइफ को? नहीं, तुम दोनों को आपस में, बाप बेटा। बाप बेटे के अच्छी बनती है। अच्छा, तुम्हारे घर में सीलन कितनी है? सीलन तो आती है गुरुजी, ज्यादा आती है। और तुम्हारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कोई पंगा पड़ा? हाँ जी, अभी हम 4 भाई हैं, अलग अलग हो गए हैं। ठीक है। और गुरुजी मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा है। अरे चल ही नहीं सकता बेटा, मैंने सब देख लिया है। ठीक है जी। अब मैं तो देख क्या रहा हूँ, कारोबार भी अच्छा चले और बच्चा भी रुक सक्सेस हो जाए। जा। अब आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि इस कुंडली में क्या खासियत है और क्या कमी है। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे हो वो वैसे ही बुरी होती है, शनि की दृष्टि और पड़ जाए वो और बुरी हो जाती है, और 11वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा पिता की प्रॉपर्टी का कारक होता है, और चौथे घर में अगर चंद्रमा के मित्र ग्रह ना हो तो ये ग्रह वैसे ही खराब माना जाता है, ऊपर से शुक्र शनि की दृष्टि पड़ गई तो पिता की अपने भाइयों के साथ में प्रॉपर्टी विवाद, पैसे का विवाद, क्योंकि ये लाभ है तो घर के अंदर लाभ अच्छा नहीं, क्योंकि ये माँ है तो माँ सुखी नहीं, उसको तकलीफ है। तो ये इतनी सारी चीजें दे गया। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको करना चाहिए घर की छत पे लोहे का त्रिशूल लगाएं और उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ लोहे की एक तार बांधे, जैसे हमारे यहाँ कपड़े सुखाने के अंदर लोहे की तार बांध दी जाती घर की छत पे, तो उत्तर से दक्षिण के अंदर ये बांधी जाए। फिर दूसरा बहुत ही बुरा योग, चंद्रमा 11वें घर में, केतु अष्टम भाव में, दोनों दुश्मन है। ये बच्चे के घर पे सांस, टीबी या पैरालाइज की दिक्कत भी किसी ना किसी को हो सकती है। किसी को है बेटा? नहीं, अभी तक नहीं है गुरुजी। खानदान में तेरे पिता की तरफ? हाँ जी, मेरे पिताजी को हुआ था। मैं यही बात कह रहा हूँ, खानदान की बात कर रहा हूँ। जी तो जी। ये जो योग है और बुरा है, इसकी सक्सेस के रास्ते में हमेशा ही रोड़ा अटकाएगा। तो इस बच्चे के कान के अंदर सोना पहनना चाहिए, इसको हर महीने पहले बुधवार को काला सफेद कंबल दान देना चाहिए, हर सोमवार को इसको दूध चावल मिश्री मंदिर के अंदर देनी चाहिए, और घर के नॉर्थ और वेस्ट के बीच में टॉयलेट या किचन ना हो। ठीक है, ये चीज है। और इस बच्चे में कर्म शक्ति बहुत जबरदस्त है। 3-3 शेर इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य मंगल बृहस्पति, इनको 3 शेरों का जोड़ा बोला जाता है कि मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं, लाभ नहीं, ये इसकी किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर तुमने ये हर महीने कंबल वाला उपाय, हर सोमवार को ये चावल और मिश्री और दूध वाला उपाय, और घर की छत पर लोहे का त्रिशूल और लोहे की तार लगाने वाला, और नॉर्थ वेस्ट में से टॉयलेट, किचन या कबाड़ हटाने वाला उपाय कर लिया, जो तुम अपनी दुकान पे भी करोगे और घर पे भी अगर ये करोगे बेटा, तो सारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी गुरुजी। खुश है, सुखी बेटा। हाँ, तो मनप्रीत आज तुमने घर नहीं जाना? जैसी आपकी इच्छा। पुत्र, अभी तो ये दूसरा घर और पहला घर ही हुआ है जी। इसके आगे आप सबको इतने जबरदस्त खुलासे मिलेंगे कि आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि सही मायने में ज्योतिष होता क्या है। और ज्योतिष को जितना आसान समझ के हम लोग करते आए हैं, ऐसे लग रहा है कि बेवकूफों की भीड़ इकट्ठी हो गई इसमें। ज्योतिष सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ी साइंस है, और ऐसी साइंस है कि हमारे जिंदगी का एक भी हिस्सा नहीं छूटता, जो चाहे वो निकाल ले, डेट वाइज निकाल ले, समझ गए? और कुछ भी, जिंदगी का हर हिस्सा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और इसके उपायों को करके जीवन को बहुत बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो लगन से लगे रहो बेटा, क्योंकि आप सबको भी जीडी वशिष्ठ बनना है। ठीक है, तो ये सारी तैयारी करो, बहुत अच्छी तरह से देखो। और वैसे मैं बताऊं, YouTube पे अगर क्लासेस ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आज से 3 दिन बाद
आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, एस्ट्रो साइंस ऐप एंड्रॉइड पे है, सिर्फ एंड्रॉइड पे, या हमारी वेबसाइट astroscience.com, आप इन पे दोनों में जाकर के वहां पर लगी हुई हमारी हर क्लास देख सकते हो, ठीक है, वहां लगी हुई हमारी हर क्लास देख सकते हो, और अपने नोट स्वयं बनाना, कहीं से कुछ नहीं, इनको प्रोग्रामों को देख के अपने नोट अगर आप स्वयं बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो, माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां दे, और भर भर के आप सबको ज्ञान दे। जय माता की। तो आज सब आपने देखा कि लाल किताब के फरमान में से जो गुरु जी ने हमें घरों के बारे में बताया, वो सच में काफी गहराई वाली चीजें थी, और होप कि आप सबने इसके नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से समझा होगा। आप अपने सेशंस के साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाते रहें, ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।